हमें सबसे पहले ये समझना है कि पाकिस्तान का रियासती ढांचा कैसे काम करता है और रियासती ढांचे में जो ताकत का मरकज़ा है वो क्या है। अमूमी तासुर यही पाया जाता है कि तमाम तर फैसले मुक़तदरा की जानिब से किए जाते हैं, जबकि सियासतदान इसमें हमेशा कसूरवार नहीं रहे। और हकीकत क्या है, हमें इसका तारीख़ी तौर पर जायज़ा लेना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आजकल अपने बदतरीन मुआशी बहरान से दोचार है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इसकी कसूरवार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साबिका हुकूमत है या मौजूदा हुकूमत है? इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फैक्टर भी इसमें शामिल है या नहीं, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर जो इक्तसादी पॉलिसियाँ तय की जा रही हैं, ये इक्तसादी पॉलिसियाँ IMF के शिकंजे में हैं और IMF जैसे चाहता है वैसे ही पाकिस्तान से अपनी पसंद की पॉलिसीज़ को नाफिज करा देता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने भी ऐसी लेजिस्लेशन की हैं, हम इनको बिल्कुल इससे मुबर्रा करार नहीं दे सकते। टॉप ऑफ द लिस्ट था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी दी जाएगी। ये मुआहदा किया गया था IMF के साथ जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने IMF से ग्रांट लेने का या रिलीफ पैकेज लेने का फैसला किया था। तो उस मुआहदे का ये हिस्सा था कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करेंगे। कानून साजी की गई, स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया गया। ये स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करने की बुनियादी वजह क्या थी, मैं आगे चल के इस पर बात करूंगा, क्योंकि ये IMF के जो बुनियादी 3 असासी असूल हैं ऑपरेट करने के, ये उसके दायरे कार में आता है। मौजूदा हुकूमत जो IMF के प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू रखना चाह रही है, वो क्या इकदाम कर रही है, हमें इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं IMF की तरफ वापस आऊँगा कि जब दूसरी आलमी जंग के बाद आलमी सतह पर इक्तसादियात को कंट्रोल करने का अमेरिका ने फैसला किया, तो उसके लिए बुनियादी तौर पर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई और उस ब्रेटन वुड के नतीजे में IMF और वर्ल्ड बैंक वजूद पजीर हुआ। और जब IMF बनाया गया तो इस IMF के बनाने में 3 बुनियादी असासी असूल तय किए गए। उसमें सबसे पहले था सर्वेलियंस, यानी कि IMF के जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन ममालिक पे सर्वेलियंस रखी जाएगी। किस चीज़ की सर्वेलेंस? उनके इक्तसादी सिस्टम की सर्वेलेंस, फिस्कल पॉलिसी की सर्वेलेंस, फाइनेंशियल सिस्टम की सर्वेलेंस, उसकी बाकायदा तौर पर सर्वेलेंस IMF करेगा। नंबर 2, IMF जो है अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोन्स देगा, यानी कर्जे देगा उन कमज़ोर हुकूमतों को जिनकी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, फाइनेंशियल पॉलिसी की वजह से मुआशी बहरान पैदा हुए या पैदा होने का खदशा होगा। और तीसरा जो अहम IMF का पहलू है वो है कैपेसिटी डेवलपमेंट। इस कैपेसिटी डेवलपमेंट के तहत जो 2 ज़ेली नकात हैं जिसमें IMF बहुत स्ट्रांगली वर्किंग करता है और उस कंडीशन की बुनियाद पर कर्जे देता है, इसमें एक मॉनेटरी पॉलिसी है और दूसरी फाइनेंशियल पॉलिसी है। इसके ज़ैल में फिस्कल पॉलिसी आती है। पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी, इन दोनों के ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जब स्टेट बैंक के कवानीन में एक्ट में तरामीम की जा रही थी तो ये दोनों इख्तियारात जो है वो स्टेट बैंक को दे दिए गए। और स्टेट बैंक पहले ही पाकिस्तान का जो बैंक दौलत पाकिस्तान है वो हुकूमत पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर निकल चुका है। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो रहे हैं उस पर हमें हुकूमत की गिरफ्त बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। अब इसमें हमें एक बात समझनी चाहिए कि IMF का मतलब सिर्फ IMF नहीं है। IMF का मतलब है कि अमेरिका इस वक्त IMF का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है जो IMF को फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करता है। जो फरवरी 2022 तक का जो डेटा है, इसके मुताबिक अमेरिका की जानिब से IMF को सालाना 117 अरब डॉलर्स जो है वो रकम यानी फ़ंड फराहम किया जाता है। और IMF पर मुकम्मल जो कंट्रोल है वो अमेरिका का है। यानी अमेरिका जो बराह रास्त किसी मुल्क में अपनी पॉलिसीज़ नाफिज करना चाहता है, और बिलखसूस पाकिस्तान जहां पर IMF का कंट्रोल है, तो वो IMF के ज़रिए से फैसले कराता है।
और इसलिए आईएमएफ के ज़रिए से यहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुई, आईएमएफ के ज़रिए से यहाँ पर टैक्सेशन का सिस्टम चेंज हुआ, आईएमएफ के ज़रिए से यहाँ पर सब्सिडी को जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है और उस सब्सिडी को विड्रॉ करने का नतीजा है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो अब 210 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच चुकी हैं। अब हमें ये सोचना है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा इक्तिसादी बहरान है, इस इक्तिसादी बहरान से निकलने के लिए बहुत सारे हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं और बहुत सारी तजावीज़ ज़ेर गर्दिश हैं, मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी। उसमें एक तो ये है कि जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी मराद जो हैं वो विड्रॉ किए जाएँ, जो हुकूमती महकमा जात हैं उनकी मराद में ख़ास तौर पर जो पेट्रोल है और उनको दीगर अलाउंसेस दिए जाते हैं, उनको गाड़ियाँ फराहम की जाती हैं, इनको सरकारी मुलाजमिन दिए जाते हैं और सरकारी रिहाइशगाह दी जाती हैं, बड़ी बड़ी सरकारी रिहाइशगाह। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट भी हैं जो 98 कनाल की अराज़ी में जो है वो रहते हैं और उनको सरकार की जानिब से वो अराज़ी फराहम की गई है, वो घर फराहम किए गए हैं। तो इनको सबको विड्रॉ किया जाए। अच्छा, क्या ये मसले का हल है? ये कतन ये मसले का हल नहीं है। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली इस पर क्लियर हूँ कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए मसले का हल ये नहीं है, कुल्ली हल ये नहीं है कि ये मराद विड्रॉ की जाए। ये एक जुज़वी फैक्टर हो सकता है। जो बड़ा काम करने का है, जिस पर हुकूमत तवज्जो ना दे रही है और ना देगी, क्योंकि इसमें हुकूमत के अंदर शामिल जो अरकान हैं, चाहे वो एमएनए हैं, चाहे वो मुक़तदरा के लोग हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो बरह रास्त इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। अभी आजकल एक और रिपोर्ट ज़ेर गर्दिश है, मैंने भी कुछ दिन पहले उसके ऊपर लिखा था, बड़ा मुख्तसर सा लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का सतून है, उस ताकत के सतून के अंदर जो तबकात शामिल हैं वो किस तरह से मरात ले रहे हैं और ये मरात बरह रास्त पाकिस्तान के इक्तिसादी निज़ाम को आप यूँ कह लीजिए कि दीमक की तरह चाटती चली जा रही हैं और ये उस हद तक ले गई हैं कि अब पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। ये मराद क्या हैं? ये मराद किन तबकात को दी जा रही हैं? इस पर जब तक हुकूमत लेजिस्लेशन नहीं करेगी, इस पर जब तक हुकूमत की जानिब से पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल हल होने का इम्कान नहीं है। 2020 की जो पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में ये दादोशुमार शामिल हैं। वो रिपोर्ट आप भी पढ़ सकते हैं और उस रिपोर्ट में बड़े तफसील से दर्ज है कि किस तरह से पाकिस्तान के बालातर तबकात, जो पाकिस्तान के इजारादार तबकात हैं, वो कैसे रियासत से बेनिफिट्स लेते हैं, रियासत से मरात हासिल करते हैं। इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो पाकिस्तान का जागीरदार तबका है। ये मुल्क की आबादी का 1% हिस्सा भी नहीं है, लेकिन मुल्क की जो ज़रई ज़मीन है उसका 22% जो मलकियत है वो इन जागीरदार तबकात के पास है। और ये जागीरदार तबकात क्या करते हैं? ये जागीरदार तबकात जो है वो टैक्स में मरात हासिल करते हैं, बैंक कर्ज़ों तक रसाई हासिल करते हैं, यानी कि जो बैंक्स कर्ज़े देते हैं उन कर्ज़ों तक इनको ना सिर्फ एक्सेस दी जाती है, बल्कि माजी में तो ये रहा है कि ये जागीरदार तबका जब बैंक से एग्रीकल्चर के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पर कर्ज़े हासिल करता रहा है तो बाद में हुकूमतों ने आकर उन कर्ज़ों को मुकम्मल तौर पर माफ़ भी किया है। इसी तरह अपनी ज़मीनों को सैराब करने के लिए, वहाँ पर जो फसल काश्त की जाती है उसके लिए पानी जो दरकार होता है, इस पानी की बड़े पैमाने पर चोरी की जाती है और पानी जो ज़ेरे ज़मीन से लाया जाता है ट्यूबवेल के ज़रिए से, नहरी पानी के अलावा उस ट्यूबवेल के ऊपर टैक्स के अंदर से छूट हासिल करते हैं, उसके ऊपर सब्सिडी हासिल करते हैं और बिजली की फराहमी पर सब्सिडी हासिल करके बहुत बड़ा टैक्स का हिस्सा ये तबका बचाता है। ये मुल्क का वो अशराफिया जागीरदार तबका है जिसने आज तक मुल्क में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं होने दी और जिसने आज तक मुल्क के अंदर जो है वो अपने यानी खुद को टैक्स नेट में लाने के लिए पॉलिसीज़ नहीं बनने दी। क्यों? वो इसलिए नहीं बनने दी कि सूबाई असम्बलियों में ये लोग नुमाइंदगी हासिल करते हैं, वहाँ पर मेंबरशिप लेते हैं। इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर जो है वहाँ पर ये मेंबर हैं और उसके अंदर बैठकर ऐसी पॉलिसी नहीं बनने देते कि जिसका बरह रास्त नुकसान इस तबके को हो। ये 1% तबका मजमूई तौर पर 370 अरब रुपए की मालियत की मरात हासिल कर चुका है। ये 2020 की रिपोर्ट है और ये मरात
जो दी गई हैं वो रियासत पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से दी गई हैं और इसका बरह रास्त असर कौमी ख़जाने पर हुआ। ये 370 अरब रुपए जो जागीरदार तबकात को छोड़े गए हैं, ये 370 अरब रुपए कौमी ख़जाने में शामिल होना थे, जो कि शामिल नहीं हुए हुकूमत की नाअहलियों की वजह से और हुकूमत की जानिब से इस जागीरदार तबके की पुष्ट बनाई करने की वजह से। दूसरा तबका है कारोबारी शोबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद जो ताजिर हैं। ये क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, इनके पास फैक्ट्रियां हैं, इनके पास मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर शेयर्स हैं, वहाँ पे ये शेयर होल्डर्स हैं। ये क्या करते हैं, इस तबके को कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी गई, इस तबके को सुपर टैक्स की वापसी जो है वो की जाती है। ये सुपर टैक्स क्या है, आप इसको गूगल पर तफसील से पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ ज़मनन जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरह जो सेल्स टैक्स है उसके ऊपर इस तबके को छूट दी गई, छूट दी जाती है। मजमूई तौर पर 724 अरब रुपए की मराद जो है वो इस तबके को फराहम की गई है। ये 724 अरब रुपए भी कौमी ख़जाने में शामिल होने थे, जो कि शामिल नहीं हुए क्योंकि इन्हें छूट फराहम की गई, इनसे टैक्स सही तरह से वसूल नहीं किया गया, इनको मराद दी गई और इनको हर किस्म की सहूलियात रियासत की जानिब से कौमी ख़जाने के ज़रिए से और अवामी टैक्सों के ज़रिए से फराहम की गई। इसी तरह वो एक्सपोर्टर जो यहाँ से अशिया बैरून ममालिक भेजते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर आप छूट फराहम कर रहे हैं। उनकी बरामदी ड्यूटी जो है उसको बिल्कुल सिफर कर दिया गया। स्टेट बैंक की जानिब से जो मखसूस क्रेडिट लाइंस जारी की जाती हैं, जो इनकी श्योरिटी होती है, जो इनकी ज़मानत होती है, उन क्रेडिट लाइन तक जो है वो इन अफराद को, जो कि एक बहुत ही मुख्तसर ग्रोह है, इनको उस तक रसाई दी जाती है। और इसी तरह इस तबके को मजमूई तौर पर 248 अरब रुपए की जो माली छूट है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फराहम की गई। अब ताकत के सतून में ताजिर भी शामिल हैं। ये ताजिर वो हैं जो मकामी मार्केट के अंदर कारोबार करते हैं, पाकिस्तान की मार्केट में कारोबार करते हैं और इस कारोबार के दौरान ये अपने सेल्स टैक्स छुपाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। इनके टैक्स को पकड़ने के लिए हुकूमत ने कोई वाज़ेह सिस्टम तय नहीं किया था, जिसकी वजह से इन्हें ना सिर्फ सहूलियात फराहम की जाती रही अंडर द टेबल, बल्कि इनसे टैक्स वसूली के मामले में हुकूमत ने कोई सख्त पॉलिसियां भी नहीं बनाई। और यही वजह है ये ताजिर बरादरी अपने सालाना गोशवारे या तो जमा नहीं कराती है तो उसमें भी हेर फेर करती है और उस पर हुकूमत की कोई गिरफ्त नहीं है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस तबके को हुकूमत की जानिब से 348 अरब रुपए की माली मराद जो हैं वो फराहम की गई हैं। इसी तरह जो मुक्तदरा, जिसको अमूमी तौर पर फ़ौज कहा जाता है, और फ़ौज के जो ज़ेली इदारे हैं, इसमें फ़ौजी फाउंडेशन है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, इसके तहत जितनी भी कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं हुकूमत की जानिब से इनको टैक्स के हवाले से छूट दी जाती है। इन पर कदगने नहीं हैं, इन पर पाबंदियाँ नहीं हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें 257 अरब रुपए की माली मराद फराहम की गई हैं और मजमूई तौर पर ताकत के इस सतून में शामिल इन तबकात को हुकूमत की जानिब से 2660 अरब रुपए की मराद फराहम की गई हैं। यानी ये पैसा जो 2660 अरब रुपए हुकूमत के ख़जाने में आना था और आवाम को रिलीफ मिलना था, आम आदमी को रोटी मिलनी थी, आम आदमी को रोज़गार मिलना था, आम आदमी को घर की सहूलत मिलनी थी, आम आदमी को रोज़गार मुयस्सर आना था, आम आदमी के बच्चों को अच्छी तालीम और मयारी सेहत जो है वो मुयस्सर आनी थी, वो सब कुछ छीन लिया गया। और ख़ुद मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की और बल्कि PDM की जो हुकूमत है, इसने भी ये वाज़े तौर पर कहा, मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया था कि मुल्क की 70% आबादी जो है वो इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रही है। ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो 70% आबादी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, ये कौन है? क्या ये इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? क्या ये इस मुल्क में रहते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हुकूमत को टैक्स जमा नहीं कराते? क्या इनका ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है? ये हक हुकूमतें छीनती हैं और हुकूमतें इसलिए छीनती हैं कि हमारी पार्लियामान के अंदर जो बैठे हुए नुमाइंदगान हैं,
जो जमहूरी नुमाइंदगान या अवामी नुमाइंदगान हैं, वो उन्हीं तबकात के नुमाइंदे हैं, उन्हीं तबकात के प्रवरदा हैं जो सोसाइटी की एक ग्रैंड पॉलिसीज़ को कंट्रोल करते हैं। और इनका आपस का ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस मुल्क के अंदर इक्तिसादी मसाइल को जन्म देता है। अगर पाकिस्तान को इस इक्तिसादी क्रंच से निकालना है तो मल्टीनेशनल कंपनियों पर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो हिस्सेस की खरीदारी करने वाले जो लोग हैं उन पर नज़र रखनी होगी। पाइड ने गुज़िश्ता बरस रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में जो 100 बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, वो 100 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के 37 ख़ानदान कंट्रोल कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के 37 ख़ानदान कितना टैक्स देते हैं, ये पाकिस्तान के 37 ख़ानदान किस तरह से दौलत को समेट कर यहाँ से बैरून मुमालिक मुंतकिल करते हैं, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाते हैं। जब तक इन पर गिरफ्त नहीं की जाएगी उस वक्त तक ये ब्यूरोक्रेसी की मराहत, ये वुज़रा की मराहत, इसको विड्रॉ करने के कोई नताइज पैदा नहीं होंगे। और आम आदमी को, तालीम याफ्ता नौजवान को ये सवालात उठाने चाहिए कि आखिर ये मराहत याफ्ता तबका कब तक रियासत को नुकसान पहुंचाता रहेगा और रियासत के दिवालियापन में इनके जो जराइम हैं उनको कब तक हुकूमत या रियासत खुद छुपाती रहेगी।